नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश किस प्रकार एक बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर आज अगर ग्रोथ के कई सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें अगर मध्य प्रदेश को हम आज देखेंगे वर्तमान में, तो उसमें वो अव्वल या फिर टॉप 3 राज्यों की पोजीशन में वो आता है। इस ग्रोथ की बात को हम लोग चर्चा करेंगे आज। अगर पिछले 2 दशक या ढाई दशक की अगर हम लोग इतिहास देखें, तो जो सरकारें यहाँ रही उनका फोकस रहा एग्रीकल्चर पे, फोकस रहा विमेन एम्पावरमेंट पे, फोकस रहा। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उनका फोकस शुरुआती दिनों से ही अगर हम लोग देखेंगे तो एमएसएमई सेक्टर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसको कैसे फोकस किया जाए, इस पे कैसे फोकस किया जाए, इसको कैसे बढ़ावा मिले, इस पे सरकार का फोकस रहा। हमारे साथ एमएसएमई मिनिस्टर हैं, हम लोग उनसे जानेंगे कि सर क्या वजह रही जो अचानक से एक हमारे देखने में नज़रिया में बदलाव किया गया और हमारे इंडस्ट्री को फोकस किया गया। आप खुद उद्योगपति हैं, आप उन बारीकियों को समझते हैं। सरकार का फोकस जो शिफ्ट हुआ, उसके पीछे की वजह क्या रही? सर्वप्रथम मैं ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश से उद्योग और उनके विकास के ऊपर आज यह पूरा दिन समर्पित किया और कई प्रमुख व्यक्तित्वों को बुला करके इसके ऊपर चर्चा की गई। अभी आपने जो विषय बताया है कि क्या वजह रही कि हम लोग उद्योगों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पूर्व में हमारी जो सरकार रही 20 साल तक, उन्होंने इरिगेशन के ऊपर बड़ा फोकस करा और 5 से 6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई पुराने जो समय में हम देखें 70 सालों के अंदर, चाहे राजा महाराजाओं के काल से लेकर के भी, तो 5 से 7 लाख 6 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई मध्य प्रदेश के अंदर थी। परंतु 20 सालों में करीब करीब वह सिंचाई का क्षेत्र 45 लाख से हेक्टेयर से ज़्यादा बढ़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश की जीडीपी में करीब करीब 40% का आंकड़ा जो योगदान था वो कृषि क्षेत्र का रहा और उद्योग का योगदान इसमें 19 से 20% रहा। तो जो सामान्य विकास की गति रहती है, इसमें अगर हम भारत का भी हम देखें, देश का जो हमारा जीडीपी योगदान करीब 29 से 30% उद्योगों का रहता है। तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही कार्यभार संभाला, तो उन्होंने आर्थिक विकास की संपूर्ण परिकल्पना को विचार में लेकर के और 2025 को उद्योग व रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया। और यह सिर्फ उद्योग केंद्रित तो था कि बड़े उद्योगों पर केंद्रित नहीं था। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जोर भी देते रहे, जिनका बड़ा स्पष्ट विचार है, दर्शन भी है कि भारत की ग्रोथ में एमएसएमई सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत का रहा है। और अगर हमारे बरसों के इतिहास को हम देखें तो उस इतिहास काल में भी एमएसएमई ने ही भारत को, जो हम बोलते थे कि हम लोग सोने की चिड़िया थे, तो वह जो काल था वह हमारे उत्पादन का छोटे लघु या कुटीर उद्योगों के कारण से हम लोग उस जगह पर थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा उद्योग को एक नई दिशा देने का प्रयास करा और विभिन्न सेमिनारों का आयोजन करा। और उन सेमिनारों में भी विशेष हमने जो ध्यान दिया था वह था कि हमारे उद्यमी, हमारे मध्य प्रदेश के नए युवा उद्यमियों को हम किस तरीके से लाभ भी दें, उन्हें किस तरीके से प्रोत्साहित करें और उन्हें कैसे आगे बढ़ाएं। और इसी का जो हमने तरीका निकाला वह था रीजनल इंडस्ट्रियल समिट। और रीजनल इंडस्ट्रियल समिट में हर संभाग के अंदर जाकर के जब समिट किए गए और उसमें कॉम्बिनेशन लिया, बड़े उद्योग भी आए
और रीजनल हमारे स्थानीय व्यापारी, जिलों के हमारे उद्योगपति, नए युवा, उन सबको हमने वहाँ एकत्र करके विभिन्न सत्रों के माध्यम से नए अवसरों के बारे में चर्चा करी। और जो देश विदेश के बड़े उद्यमी थे उनको भी वहाँ पर ला करके उन क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में उन्हें बताया। तो एक समग्र विकास में जो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग या कुटीर उद्योगों की भूमिका होनी चाहिए और उसके साथ में जो बड़े उद्योगों की आवश्यकताएं रहती है क्षेत्र के तेज़ी से विकास के लिए, उस सबका कॉम्बिनेशन हमने मध्य प्रदेश सरकार में बनाया। और उसी का परिणाम है कि जैसा आपने कहा कि एकदम से फोकस में आ गए। मध्य प्रदेश आज दुनिया के देश के फोकस के अंदर आया है। तो इसका कारण वही है कि सरकार ने एक अपनी संपूर्ण दिशा, अपनी संपूर्ण सोच को नए तरीके से लेकर के देश व दुनिया के सामने रखा। सर, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया और हम सभी जानते हैं कि अगर पिछले जो एक दशक की हम लोग बात करें और प्रधानमंत्री जी की नीतियों, सरकार की योजनाओं में कहीं ना कहीं जो है महिलाएं केंद्र में होती है। और हम अगर पिछले 2 दशक की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो उनके भी नीतियों के केंद्र में कहीं ना कहीं महिलाएं दिखती है और उन पे फोकस भी ज़्यादा रहता है। तो एमएसएमई सेक्टर में महिला उद्यमी ज़्यादा हैं, उनका पार्टिसिपेशन हो, उसको लेकर के किस तरीके से प्लानिंग सरकार कर रही है, क्या नीतियां निर्धारित कर रही है जो विमेन पार्टिसिपेशन जो है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में या एमएसएमई सेक्टर में उनका बढ़े, इसको लेकर के क्या कर रही है सरकार? मध्य प्रदेश सरकार ने तो देश के अंदर सबसे पहली नीति जो लाडली बहना की जो योजना यहाँ बनाई है, मैं ऐसा मानता हूँ महिला सशक्तिकरण में उससे बड़ा कोई कार्य नहीं हुआ। और आज उसका करीब करीब 8 से 9 राज्यों के अंदर अनुसरण भी हो रहा है। वह एक सशक्तिकरण का माध्यम था और उस सशक्तिकरण को स्थायित्व देना, उसके लिए मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु या स्व सहायता समूहों को भी उद्योगीकरण से जोड़ने के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने करीब 1 लाख के करीब स्व सहायता समूहों को चिन्हित करा है कि उन्हें हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर ला करके उनके उत्पाद को मार्केट के अंदर ले जाएं। उसके लिए हम ऑन बोर्ड कैसे करवाएं, चाहे ओएनडीसी का माध्यम हो, अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का माध्यम हो। तो यह एक महिला उद्यमियों के लिए बड़ा प्रयास है। इसी के साथ में एमएसएमई की जो हमारी 2025 की नई प्रोत्साहन नीति हमने बनाई है, उसमें महिला उद्यमियों को हमने 1.2 का फैक्टर दिया है। 40% हमारा सामान्य अनुदान है और कोई महिला उद्यमी होता है तो उसे हम 48% का पूरा पूंजीगत अनुदान जो उनकी लागत है उसका हम देते हैं। और महिला उद्यमियों के लिए एमपीआईडीसी के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार में हमने 4 बड़े सेंटर पर 4 वुमेंस के हॉस्टल्स का निर्माण कर रहे हैं। और इसी के साथ में महिला उद्यमियों के लिए हमने एमएसएमई के जो नए छोटे उद्योग लगाना चाहती है महिला, तो उनके लिए हमने फ्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए हमने योजना तैयार करी। और सबसे पहला फ्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया हम भोपाल के अंदर गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बना रहे हैं। और यह सीधा सुविधा महिलाओं को देगा कि उन्हें शहर के मध्य में या शहर के आसपास ही अपने उद्यम को ले जा बना करके उसके अंदर काम करने में सुविधाएं मिलेगी। तो महिलाओं के लिए जो हमारी नीति रही है, और ख़ास करके आपने प्रधानमंत्री जी से के बारे में जो उल्लेख करा है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा शुरू से दिया है समग्र विकास का, सबका साथ और सबका विकास, और हमारे देश में हम लगातार देखते रहे हैं कि महिलाओं के विकास के लिए हमने कई उपक्रम चलाए, परंतु उनको मुख्य धारा में अगर लाने का कोई सबसे बड़ा कार्य हुआ तो भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो डीबीटी का माध्यम लिया गया, बैंकिंग सिस्टम का, इंश्योरेंस सिस्टम का, इन सब से बहुत बड़ा लाभ महिलाओं को मिला है। और जब महिलाएं हमारी 50% की आबादी है तो उन्हें बराबरी का हक मिले, आत्मसम्मान मिले। और यह तो दुनिया में हर सर्वे के अंदर स्थापित सत्य आया है कि महिलाओं के अंदर अगर इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, आर्थिक सशक्तता और आर्थिक स्वायत्ता उनके अंदर नहीं आती है, तब तक वह विकास की गति में नहीं आती है। तो उनकी आर्थिक स्वायत्ता के अंदर वे कैसे आगे बढ़े, और उसमें उद्यम एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और उसके लिए हम लोग बड़े प्रतिबद्ध हैं।
आपने इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की। आपने कहा कि भोपाल में हम लोग इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात होती है तो सामान्य तौर पे जो चीज़ें ध्यान में आती है और सरकार के भी दिमाग में, या कह लीजिए आम जनमानस के दिमाग में होता है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा उसके लिए जो सेंटर चुने जाते हैं कहीं ना कहीं वो बड़ी सिटीज़ होती है, जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा छोटे शहरों की, जैसे दिंदोरी है, मंडला है, बैतूल है, धार है, मंसार है। ये भी ऐसे जगह हैं जो कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक की जो ग्रोथ की यात्रा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की यात्रा है, उसमें कहीं ना कहीं ये ऐसे छोटे शहर हैं जहां पोटेंशियल तो है लेकिन वो पीछे छूट रही है। तो उसको कैसे समावेश किया जाए, उनको कैसे साथ लाया जाए, ताकि जो छोटे शहर हैं वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आए, वहाँ भी लोग उस विकास की यात्रा में कहें या उस इकोनॉमिकल ग्रोथ की यात्रा में पार्टिसिपेट कर सकें, वहाँ के बिजनेसमैन, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उन छोटे जगहों को डेवलप करने के लिए क्या कोई सरकार के पास प्लान है या इस पे ऑलरेडी कुछ काम कर रही है सरकार? मैं आपसे कहूँगा कि भोपाल में जो मैंने आपको बताया, हम लोग फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। यह शहरी क्षेत्र में जो भूमि की उपलब्धता कम होने से यहाँ पर फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया की आवश्यकता है, और जहाँ पर ग्रामीण अंचलों के अंदर, सुदूर आदिवासी अंचलों की आपने बात कही, तो मंडला के अंदर हम एक नया औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। और एमएसएमई डिपार्टमेंट ने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में हम एक एक औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, वहाँ की आवश्यकता के अनुरूप छोटे प्लांट भी हों, और उनमें महिलाओं के लिए जितना आवश्यक होगा हम लोग उन्हें महिलाओं को छोटे प्लांट भी उपलब्ध करवाएंगे। इसी के साथ में हमने भोपाल के बाद बुधनी में कुछ खिलौने, टाइल्स बनाने वाले लोग हैं, खिलौने बनाने का परंपरागत कार्य है, उनमें भी कई महिलाएं कार्यरत है। तो वहाँ पर हमने शेड बनाए हैं कि प्लग एंड प्ले की सुविधा भी उनको मिले। तो यह हम चिन्हित कर रहे हैं कि पूरे जिलों के अंदर, विभिन्न जिलों में कौन से ऐसे उद्यम हो सकते हैं जहाँ महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सके, और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं चाहिए। कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी आवश्यक होंगे तो उनका निर्माण भी हम करेंगे। भवन या उनके लिए शेड की आवश्यकता हो, क्योंकि बड़े शहरों में फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया एक आवश्यक चीज़ है। उसी के साथ छोटे और ग्रामीण अंचलों के अंदर ये आवश्यक नहीं कि हम वैसे फ्लैट बनाएं, तो उसके लिए छोटे शेड बना करके भी हम उन्हें सहूलियत देने के कार्य में आगे बढ़ेंगे। सर, आपने 2-3 उदाहरण दिए जिसमें खिलौना बनाना हो, तमाम चीज़ें हैं। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री हमेशा वोकल फॉर लोकल और अब लोकल टू ग्लोबल की बात करते हैं। हमने बिहार में देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मखाना को प्रमोट किया, और आज मखाना किस स्तर पे चला गया हम सभी जानते हैं। कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो मखाना बेस्ड चल रहे हैं। उसकी कॉस्टिंग को लेकर जो लोकल वहाँ पे होते हैं उनकी आय बढ़ी है, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ा है दूसरे तरीके से। यहाँ पे भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे बुंदेलखंड का रीज़न है, मालवा का रीज़न है, महाकौशल है। बुंदेलखंड के रीज़न में जो चंदेरी साड़ी बनती है, अभी जो यहाँ के लोग हैं या जिनको टेक्सटाइल में, साड़ियों में इंटरेस्ट है, वो उस चीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स को, जिस तरीके से मैंने मखाना का उदाहरण दिया, चंदेरी साड़ी, इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाया सके, इसको नेशनल लेवल पे ले जाया जा सके, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो रीजनल, जैसे उत्तर प्रदेश में ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम्स चलते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को ग्लोबल लेवल पे जो मध्य प्रदेश की चीज़ें हैं उसको लाने को लेकर के क्या योजना है सरकार के पास? ODOP के माध्यम से हमने कई उत्पाद यहाँ पर चिन्हित करे हैं, जिसमें बुंदेलखंड का आपने उल्लेख करा तो छतरपुर के अंदर फर्नीचर का, और जो हमारे पास में ग्वालियर के अंदर का रेशो का एक कार्य वो करते हैं। इस तरीके के कई छोटे उद्योगों का, मुरैना की गजक को हम लोग GI पहले दिलवा चुके हैं। रतलाम मालवा के अंदर जो सेव का प्रमुख केंद्र निर्माता है, वहाँ पर सेव को GI टैग दिलवाया है। ODOP के साथ में GI दिलवाना और उसकी स्थानीय क्षेत्रीयता को महत्व देना, इसी के साथ में जो आपने अभी चंदेरी का उल्लेख करा है, तो चंदेरी के अंदर हमने कई कार्यशालाओं का आयोजन करा है, और हमारे लघु उद्योग निगम की जो हमारी मृगनयनी की जो शॉप्स है देश भर में, हम उन शॉप्स के ऊपर भी चंदेरी के प्रोडक्ट को हम लोग वहाँ पर डिस्प्ले में भी लेते हैं। परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाने में हम, जो मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि हम इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स,
अमेजान के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर या और जो उपलब्ध हमारे भारत सरकार का जो ONDC का जो प्लेटफॉर्म बना है, इसके लिए हम स्थानीय कार्यशालाएं लगा करके उन्हें प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और इनके एक्सपर्ट्स को बुला करके कि वे लोग किस तरीके से अपने उत्पाद को ब्रांडिंग करें, उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर नए हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कैसे रखें, इसके बारे में हम लोगों ने बड़ी योजना बनाई हुई है। और हम जितने प्रोडक्ट मध्य प्रदेश में चिन्हित हो रहे हैं, हर जिले के अंदर इस तरीके के उत्पाद को जिनसे स्थानीय कारीगरों को कार्य मिले और कारीगरों के अंदर सामान्य रूप से महिलाओं की भागीदारी हमेशा ज़्यादा रही है, तो हम उसका भी विशेष ध्यान रख करके इन्हें आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। एक तरफ सरकार के दावे हैं, उनके अपने आंकड़े हैं। अभी हम सब इस सेशन से पहले कई सारे इंडस्ट्री के लोग थे, उनकी अपनी कुछ समस्या थी। सरकार कह रही है कि हम सिंगल विंडो सिस्टम हमने कर दिया है, जिससे चीज़ें बहुत सुगम हो गई है। लेकिन यहीं पे इंडस्ट्री के लोगों का एक कंप्लेन भी है कि सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम किया तो है, लेकिन वो बहुत कारगर साबित हो नहीं रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूँगा। और अगर MSME सेक्टर की विशेष रूप से बात करें तो पिछले 2 साल के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कैसे 2023 और 24 के अनुपात 2024 और 25 में MSME सेक्टर में गिरावट, कई सारे रजिस्ट्रेशन की संख्या कम हुई है, कई सारे उद्योग बंद हुए हैं। तो ये जो एक तरफ सरकार के दावे हैं और दूसरी तरफ ये आंकड़े हैं, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? मुझे लगता है कि जो MSME का सेंट्रल पोर्टल है, इससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं जी, तो बंद होने के अंदर बड़ा समावेश है। हाँ, URP जो पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर जो उद्योग बंद होने की जो संख्या है, एक तो वो 1% से भी कम है। वे आंकड़े कोई बहुत बड़े प्रदर्शन नहीं करते हैं किसी बात का, और उनमें भी जिनका स्टेटस चेंज होता है, कोई पार्टनरशिप से चेंज होता है, किसी स्टेटस में अगर उसका परिवर्तन आता है, कोई कंपनी बनाता है, इन सारे कारणों से भी वो रजिस्ट्रेशन डी रजिस्टर्ड होते हैं और वो नया रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और करीब करीब 0.6% के आसपास वो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वह एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर जो आंकड़े आते हैं, तो बंद चालू होना और इतनी कम संख्या में तो कोई भी उद्यम होता है, प्रारंभ में चालू होता है, कई बार उसके स्टेटस में परिवर्तन आता है, मालिक भी बदलते हैं, और उसके ऊपर हम लोगों ने नीति भी बड़ी फ्लेक्सिबल बनाई हुई है कि हम जो भूमि का आवंटन भी देते हैं, तो जैसे ही अगर उसको उद्यम को कोई दिक्कत हो या कोई अगर परिवर्तन की आवश्यकता हो, नए पार्टनर्स को जोड़ना हो, तो हम लीज के अंदर और उसके स्टेटस में परिवर्तन करके देते हैं कि जिससे उद्यमशीलता गतिशील बनी रहे। और कई बार कई उद्योग बड़े बंद होते हैं, तो उनको एग्जिट प्लान के तहत हम लोगों ने कई सुविधाएं दे रखी है, और उनके बारे में हम निश्चित एक नीति के साथ में आगे बढ़ते हैं कि उन उद्यमों को वापस से रिवाइवल करके और किस तरीके से उन उद्यमिता को या उसके जो क्षेत्रीय जो लाभ है उनको हम प्राप्त करें। सर, प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं। 2047 की कल्पना है कि 2047 तक भारत जो है विकसित देश बन जाएगा। उसमें अलग अलग सेक्टर का अपना अपना योगदान है। आप उद्यमी भी हैं, आपका एक अपना अनुभव रहा है इस क्षेत्र को लेकर के। MSME सेक्टर विकसित भारत की कल्पना में क्या सपोर्ट कर सकता है, कितना सपोर्ट कर सकता है, इसको लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे। विकसित भारत 2047, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सामने एक बड़ा दिवा स्वप्न नहीं है, एक लक्ष्य रखा है, और उस लक्ष्य के ऊपर चलने का भी उन्होंने मार्ग बताया है कि हम जो विकासशील देश है आज, वो विकसित कैसे बनेंगे। और विकसित जब हम बोलते हैं कि डेवलप कंट्री, तो उसके अंदर सारे क्षेत्रों का विकास, सर्वांगीण विकास के बाद ही विकसितता की बात आती है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, बुनियादी सुविधाएं, और उसी के साथ में महिला शक्ति और साथ में औद्योगिकरण। और भारत जैसे बहुसंख्य देश के लिए, जहाँ पर हमारी जो हाईली हम पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पर रोजगार के अत्यधिक अवसर अगर मिल सकते हैं तो MSME क्षेत्र से मिलेंगे, तो उसके अंदर MSME का योगदान निरंतर कैसे बढ़े। और आपने अभी देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जो MSME सेक्टर के लिए
जो लगातार घोषणाएं करी है कि उनकी वित्तीय समावेशिता कैसे बढ़े, यह एक बहुत बड़ा कार्य है वित्तीय समावेशिता का। और उसके लिए जो भी हो सकता है, इनके बिल डिस्काउंटिंग से लेकर के सारे उन कार्यों के लिए जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी का विस्तारीकरण करा है कि इनके बिल जो डिस्काउंट होंगे तो उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर आएंगे, जिससे नए बैंकर्स और जो बाकी बायर्स आते हैं, क्योंकि सेलर्स को जब भी आप आउटपुट करते हैं तो बायर्स मिलना चाहिए और उसका रेट भी बड़ा कॉम्पिटिटिव मिले। तो ट्रेड प्लेटफॉर्म को विकसित करके उसके ऊपर 8 लाख करोड़ तक का करीब करीब जो है डिस्काउंटिंग का सिस्टम चले। तो यह बदलते भारत की तस्वीर कि अगले समय में हम बैंकिंग सिस्टम का पूर्ण उपयोग करते हुए हमारे लघु मध्यम उद्योग, चाहे वह छोटे से, जैसा आपने उल्लेख करा था कि आदिवासी अंचल मंडला जिले का भी छोटा सा उद्यमी भी हो, तो वो ट्रेड के माध्यम से, भारत के वो ट्रेड के माध्यम से पूरे डिस्काउंटिंग सिस्टम में ऑल इंडिया वाइज वो अपने बिल को डिस्काउंट करा सके। तो यह जो आधुनिक तकनीक के जो माध्यम है, चाहे विकास के माध्यम हो, ब्रांडिंग के माध्यम हो, इन सब में हम लगातार आगे बढ़े। आपने अपने शुरुआती बातचीत में कहा इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की बात कही, जो रीजनल स्तर पे सरकार कर रही है, और ये मुझे लगता है शायद किसी राज्य में ये पहला इस तरीके का पहल है जहाँ पे राज्य सरकार जो है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इसके पीछे की सोच आपने बताई कि इसको शुरू करने के पीछे का पर्पस क्या था, लेकिन ये ठीक ठाक संख्या में ये कॉन्क्लेव हो चुका है कई जगहों पे। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें या इसके आउटकम की बात करें, तो क्या रहा है अभी तक इस इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव का अनुभव और आउटकम? बड़ा स्पष्ट, इन सारे कॉन्क्लेव के माध्यम से करीब करीब 30 लाख करोड़ के इंटेंट, या जिसको हम कहें कि आश्वासन प्राप्त हुए थे कि हम लोग इतना निवेश करना चाह रहे हैं। और उसमें से पूरे भारत के अंदर सामान्य रिसर्च के रूप में कई जगह आंकड़े आए हैं कि जितने इस तरीके के कॉन्क्लेव्स हुए हैं, उनका जो ज़मीन पर उन उद्योगों को आने का जो क्रम रहा है, वह परसेंटेज करीब करीब 8 से 10% रहा है। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर हमने 2 साल में ही 8 लाख करोड़ के उद्यमों का या तो भूमि पूजन करा है, उनका लोकार्पण करा है, या उनके कार्यों को हमने गति दी है। तो यह रेशो करीब करीब हमारा 20 से 25% है। तो यह सीधा स्पष्ट दर्शाता है कि जो कॉन्क्लेव हमने करे हैं, उन कॉन्क्लेव के माध्यम से हम लोग ज़मीन के ऊपर एक नई भूमिका के साथ में पूरे, और यह जो सारे इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, यह पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं। यह कोई क्षेत्र विशेष के इन्वेस्टमेंट नहीं है, चाहे मुहासा बाबई जैसा क्षेत्र हो जहाँ पे हमने रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। इसके साथ में सागर बुंदेलखंड के अंदर एक अभी हम नया एक मेवा से ग्रांट करके एक क्षेत्र है, वहाँ हम एक औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को पूरे प्रदेश में जो हमारी फैलाने की मंशा थी, और नए उद्यमी जो हमारा मंशा थी कि हमारे प्रदेश के उद्यमी निकल कर के आए, तो निश्चित है इसमें पूरे में हमने एमएसएमई के माध्यम से इस वर्ष में 1200 के करीब प्लाट 13 औद्योगिक क्षेत्रों में जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, और वहाँ 1300 उद्यमियों ने वो प्लाट खरीद लिए हैं और उन उद्यमों को हम आगे लाने में सफल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से एमएसएमई के साथ में स्टार्टअप के अंदर भी बड़ी अच्छी ग्रोथ हमें मिली है। तो स्टार्टअप की जो ग्रोथ हमारी हुई है, आज 4500 से ज़्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है, और वे स्टार्टअप जिलों के अंदर, कुछ जिलों के अंदर से संख्या कम है, हम उनको फोकस भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में जो हमारे पास प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को निकालें और उद्यमिता की ओर आगे बढ़ाएं। सर, अभी हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ, और उसकी काफ़ी चर्चा रही, मीडिया जगत में इसकी खूब चर्चा रही, कई सारे राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे। यहाँ के भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी भी वहाँ पे मौजूद थे, 2 दिन 3 दिन वहाँ पे। उस दावोस में मध्य प्रदेश के लिए क्या निकल के आया? आप एमएसएमई मंत्री हैं, दावोस से मध्य प्रदेश के लिए क्या निकल करके आया? दावोस के अंदर भारत का प्रतिनिधिमंडल जो था वह सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल था, और 7 से 8 प्रांतों के वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल गए थे। उसमें मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लीड करा,
और वहाँ पर जो चर्चा हुई विभिन्न उद्योगपतियों के साथ में, और जो सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर हुई है वह सर्वर बेस आधुनिक तकनीक, जो नए दुनिया के अंदर नई तकनीकों के कार्य आना है। तो हमने वहाँ पर एक चीज़ को बड़ा फोकस करा कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक स्टेट है, इसके चारों ओर कोई समुद्र या किसी तरीके की कैलेमिटी, हम जो कहते हैं अचानक से कोई दुर्घटना ऐसा को होने की संभावना नहीं है। तो यह सर्वर के लिए बहुत बड़ा स्थान हो सकता है, और उसके लिए कई बड़ी कंपनियों के साथ भी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों से चर्चा हुई है। और यह हमने कॉन्क्लेव के साथ से ही निश्चित करा था कि हम MOUs या इस तरीके की बातों से नहीं जाते हुए इंटेंट टू इन्वेस्ट लेंगे, कि जो उद्योगपति इसमें इन्वेस्ट के इंटेंट लेता है कि मैं इसमें काम करना चाहता हूं, फिर हम उनसे चर्चा करते हैं और उनको हम आगे बढ़ाते हैं। तो दावोस के माध्यम से एक विश्व के आर्थिक मंच पर मध्य प्रदेश की ग्रोथ, मध्य प्रदेश की संभावनाएं, और मध्य प्रदेश में जिन संभावनाओं को हमने दुनिया के उद्यमियों के सामने रखने में सफल हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि अब हमारे पास मध्य प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इसके कई प्रस्ताव हमें मिलना प्राप्त हुए। आपने तकनीक की मदद की बात की, और अभी दिल्ली में AI समिट चल रहा है, और आज जिधर भी जाएं, जो भी क्षेत्र है वहाँ AI की चर्चा होती है, AI के सहयोग की चर्चा होती है। क्या कुछ ऐसा दिमाग में है कि MSME सेक्टर में AI जैसे तकनीकों का इस्तेमाल, क्योंकि आप भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहे हैं काफ़ी, तो AI क्योंकि हर क्षेत्र में आज उसका इस्तेमाल, प्रधानमंत्री खुद उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि दिल्ली में अभी पैरेलली वहाँ पे भी जो है कॉन्क्लेव समिट, AI समिट चल रहे हैं। तकनीक कितना मददगार होने वाला है इस सेक्टर में, जो कि मान लीजिए कि तकनीक के ना होने से अगर कहीं पिछड़ापन है उस सेक्टर में, और AI जैसी चीज़ों को उसमें लाने से अगर उसका भला हो सकता है, इसको लेकर के क्या सरकार के दिमाग में है? MSME में हम लोग 2 प्रोग्राम चलाते हैं। एक है जेड, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जेड जीरो डिफेक्ट का हम जब उनको कार्यशालाएं लगाते हैं तो हम MSME उद्यमियों को यही बताते हैं कि अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना और कंसिस्टेंट क्वालिटी, एक जैसा उत्पाद बनाना, इसमें कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आधुनिक सुविधाओं को लेकर के हमें कार्य करना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में हमने हमारी MSME नीति में पहली बार ये प्रावधान रखा है, और हम 15 लाख का उसके अंदर सब्सिडी भी हम दे रहे हैं कि वे इसमें प्रोग्रामिंग को लेकर के आए। और AI का हम लोग एक बड़ा हल्ला जो देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, यह उसका एक अगला विस्तारीकरण है। पहले हमारे पास प्रोग्राम बनते थे, स्पेसिफाइड प्रोग्राम होते थे, और उन प्रोग्राम्स के माध्यम से हम आगे बढ़ते थे। परंतु अब AI ने उनका एक विस्तार करा है कि बहुत बड़े डाटाबेस के साथ में वो उसमें से डाटा निकाल करके कार्य करते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो मैंने आपसे जो अभी कहा कि जो सर्वर है, AI का बेस है सर्वर। सबसे ज़्यादा सर्वर, हाईएस्ट लेवल के ऊपर सर्वरों को इंस्टॉल करना, और उनके अंदर एनर्जी का जो कंजम्पशन भी है या उन सर्वरों के माध्यम से, तो वे सर्वर के लिए मध्य प्रदेश की भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है। और जब ऐसे सर्वर्स आएंगे और AI टेक्नोलॉजी के हमारे यहाँ हब्स बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो AI के ऊपर जो समिट दिल्ली में हो रही है, यह अगले विकसित भारत 2047 के भारत को क्या क्या आवश्यकता है उनको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र को छुआ है। वे किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, उनकी दृष्टि पूरे भारत को, जो विश्व गुरु हम भारत का कहना चाहते हैं, वह विश्व गुरु बनाने के अंदर जो उपक्रम की आवश्यकताएं हैं। और भारत में AI समिट, मुझे लगता है कि जो पहले हमारे जितने भी हमारी टेक कंपनियों ने पूरे दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया है, अब ये सारी कंपनियां भारत के ही माध्यम से, और भारत की कंपनियां दुनिया के अंदर इस काम को आगे ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हमारे साथ इंडस्ट्री के लोग भी हैं और उनके मन में कुछ प्रश्न हैं, और क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं, बहुत कम दफ़ा होता है कि कोई एजुकेशनिस्ट है तो वो शिक्षा मंत्री बनता है, लेकिन यहाँ पे संयोग है कि आप उस क्षेत्र से आते हैं और आप वही मंत्रालय देख रहे हैं। हमारे साथ में कुछ इंडस्ट्री, इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने
जो मेरा क्षेत्र रहा और मेरे अनुभव का पूर्ण लाभ राज्य को व सरकार शासन को और हमारे युवाओं को कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने मुझे अवसर दिया है और उसका हम पूरा लाभ भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपने कहा कि अगर कोई किसी की मंशा हो तो मैं बराबर तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं जो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं और वो कर सकते हैं। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि जिनको भी प्रश्न पूछना है उनको माइक उपलब्ध कराएं और संक्षिप्त में सवाल रखें, अपना परिचय दें और सवाल बहुत ही संक्षिप्त में रखें। नमस्कार सभी लोगों को। सर जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं मंडला क्षेत्र से आई हूँ और मेरा ये एक प्रश्न है कि हम गांव में देखते हैं कि हमारा वेस्ट बहुत प्रोड्यूस होता है, चाहे उस गोबर का वेस्ट हो और प्लास्टिक वेस्ट भी इधर उधर पड़ा रहता है। तो वेस्ट टू वेल्थ इकोनॉमी की तरफ हम क्या कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। रिसाइकलिंग के लिए जो आपने ये अच्छा प्रश्न करा है और जो आपने दो चीज़ों का मिश्रण भी करा है, गोबर का और दूसरा प्लास्टिक का। प्लास्टिक आधुनिक वेस्ट है और गोबर हमारा परंपरागत कार्य और जिसके लिए हमारे पास पहले कंपोस्ट की तकनीक भी थी, परंतु वो हमारी पद्धतियाँ जो थी उन पद्धतियों को अब हम नए सिरे से आइडेंटिफाइड भी कर रहे हैं और जो हमारे पास में जो नेचुरल जो हमारी प्राकृतिक खेती के लिए हमने जिस तरीके से कंपोस्ट खाद के लिए विभिन्न कल्चर्स का डेवलपमेंट करा है कि उन कल्चर्स के माध्यम से गोबर को तत्काल हम कैसे जो 120 दिन से 150 दिन के अंदर वो कंपोस्ट तैयार होता था, आजकल हम उसको 25 से 30 दिन में बना लेते हैं। तो इस तरीके के तकनीकों का विकास करना और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करना, और इसके लिए मध्य प्रदेश में हमारी एमएसएमई नीति में हमने रिसाइकलिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया कि जो रिसाइकल की इंडस्ट्री आएगी उन्हें भी हम लोग हर तरीके का बेनिफिट देंगे और उन्हें हम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें जहां आवश्यकता रहेगी हम तकनीकी हस्तांतरण या तकनीक की जो आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम उनको तकनीकी कंसल्टेंसी भी उपलब्ध करवाएंगे। जी नमस्कार सर, मैं मितेश लोकवानी, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती भोपाल, और मेरी आईटी हार्डवेयर की भी यूनिट है यहाँ आईटी पार्क में। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे एमएसएमई जो प्रोडक्ट बना रही है उसको इंटरनेशनल लेवल पे बेचने के लिए जो प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है, मतलब टेस्टिंग लेबोरेटरीज की, और उनको जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस चाहिए, उसके लिए वैसे तो प्रदेश सरकार आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सब्सिडीज़ काफ़ी अच्छी मिली है, लेकिन ऐसे कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस और ऐसी कुछ चीज़ें जिससे एमएसएमई, विशेषकर जो आपका ही सबका उद्देश्य है कि उसको सूक्ष्म को लघु, लघु को जो है मध्यम और दीर्घ में उनमें लेके जाना, तो उसके लिए जो उनके प्रोडक्ट को लेके और इस टाइप की जो एमपी में जो सेशंस का अभाव है और जिससे वो निकल के आए कि कैसे हम एमएसएमई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, उसके लिए एक निवेदन है कि कार्यक्रमों की श्रृंखला चले और इस टाइप से अगर कुछ हो तो अच्छा है। धन्यवाद। आपने जो कहा कि मेरे नेतृत्व के अंदर कार्यों की गति अच्छी है, यह मध्य प्रदेश सरकार की गति है और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो एक संकल्प दिया है अभ्युदय मध्य प्रदेश, इसे भी आपने समझा होगा कि अभ्युदय मध्य प्रदेश। अब उदय तो हमेशा हम बोलते हैं, अभ्युदय को बोलने का एक ही पर्पस है कि हर क्षेत्र का विकास कैसे हो और लघु उद्योगों को दुनिया का बाजार कैसे मिले। और जो आपने टेस्टिंग फैसिलिटी की बात करी है, तो मध्य प्रदेश में हमारे विभाग के द्वारा 2 टेस्टिंग लैब चलाए जा रहे हैं, परंतु उनका आधुनिकीकरण की अभी हमने योजना बनाई है और उसमें हमने पहला कार्य यही करा है कि उस क्षेत्र के उद्यमियों के साथ में अगले माह के अंदर दोनों जगह पर हम बैठ कर के चर्चा करेंगे कि उनको आवश्यकता क्या है और टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर कौन से नए उपकरण और उनको जो दुनिया के अंदर माल भेजने में जो आवश्यकता है सर्टिफिकेशन से लेकर के टेस्टिंग इक्विपमेंट की, उनको हम वहाँ पर उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उससे भी ज़्यादा आवश्यक हुआ तो नए टेस्टिंग लैब को भी हम आगे लाएंगे और उन के माध्यम से हम पूरे हमारे लघु उद्यमियों को एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। ऑर्गेनाइजर के कोटे से एक सवाल पूछ रही हूँ मैं कि मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ
और मध्य प्रदेश के भी ऐसे रीजन से जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और ट्राइब्स का स्किल एक डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट होते हैं, कई सारे स्किल उनमें भी होते हैं। तो कोई ऐसी डेडिकेटेड स्कीम या कुछ ऐसा आप लोग प्लान कर रहे हैं कि ट्राइबल रीजन्स में भी इस तरीके के हब्स हों या इस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी गवर्नमेंट कुछ? मध्य प्रदेश में आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी आबादी का प्रतिशत तो 20% है, और संख्या के मान से मध्य प्रदेश मेरे ख्याल से पूरे देश का हाईएस्ट जहाँ पर पॉपुलेशन हमारे पास आदिवासी बंधुओं की है। और इन क्षेत्रों में निश्चित अभी तक एग्रीकल्चर का उत्पादन ज़्यादा या जो वन उपज के ऊपर ये आधारित है, परंतु उन वन उपज को मार्केट मिले, उस मार्केट के लिए हम लोग आगे प्रयासरत हैं। और कई विभागों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के अंदर हम उद्यमिता के विकास को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे पास जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, इसके माध्यम से वो ड्रोन दीदी की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने करी थी, उसके माध्यम से हम लोग लगातार इनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। और अब आदिवासियों के बारे में जो संकल्पनाएं थी कि वे सिर्फ वन उपज पर आधारित हैं, अब ऐसा रहा नहीं है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बड़ा शिक्षित होता जा रहा है। आज के ही अखबार में आपने सुना होगा कि जो हमारे अलीराजपुर का क्षेत्र है पूर्णतः शुद्ध आदिवासी, वहाँ 96% आबादी, 97% के करीब आदिवासी है। वहाँ की एक बच्ची ने IAS के अंदर 18वीं रैंक प्राप्त करी है। तो शिक्षा का हमारा जो पूरा कार्य है उन अंचलों के अंदर जा रहा है। और अभी MSME ने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अलीराजपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमने वहाँ पे 12 करोड़ का स्वीकृत करा है। जो आदिवासी अंचलों में पलंग, अलमारियाँ व दरवाजे बिकते हैं, उनके जो शीट रहती है, पहले जो लोहे की चादर है, उसको ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम से कट करना, कलर पेंट करना, वो प्रेस करके देना, और वे फिर वहाँ के स्थानीय जो हमारे उद्यमी हैं वे उससे पलंग, अलमारियाँ व दरवाजे बनाते हैं। तो इस तरीके की संभावनाओं में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं कि आदिवासी अंचलों में भी नए उद्यमिता का विकास हो। नमस्कार सर, मैं प्रोफेसर राम गोपाल चौक से हूँ, मध्य प्रदेश से ही हूँ। हम लोग ग्रामीण एरिया में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और सूक्ष्म उद्योग के साथ काम करते हैं। बट जब हम उनसे चर्चा करते हैं तो बहुत सा चैलेंज उनका प्रोडक्ट की मार्केटिंग का है। सारी चीज़ तो वो कर लेते हैं, बट इसके लिए प्रदेश की कुछ प्लान है कि उनको मार्केटिंग के लिए प्रमोट किया जाए? धन्यवाद। मैंने बीच में चर्चा में कहा था कि जो स्व सहायता समूह हमारे यहाँ बने हैं और वे उत्पाद काफ़ी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और मार्केटिंग उनका सबसे बड़ा एक समस्या के रूप में भी और चुनौती भी है। और उसी के लिए हमने एक तो उन्हें उद्यमिता रजिस्ट्रेशन करवा करके एक उद्यमिता में लाने का कार्य करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा समूहों को हम संकलित करें। और इसी के लिए उनमें ब्रांडिंग की जो आवश्यकता है, उस ब्रांडिंग की आवश्यकता को किस तरीके से हम पूर्ति करें। तो जो प्रोडक्ट हम चिन्हित कर रहे हैं कि वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका बेसलाइन यह है कि जो हमारी विस्तारित रूप से ग्रामीण अंचलों में जो प्रतिमाएं हैं और जो माल वो जो बना सकती है, जो उनके पास हुनर है, उनके उत्पाद को हम कैसे बाजार दिखाएं, उनके अंदर तकनीक को कैसे इम्प्रूव करें। तो उनकी तकनीकों को इम्प्रूव करना, और MSME के माध्यम से हम इसी तरीके के महेश्वर के अंदर जो महेश्वर की साड़ी बनती है, वहाँ पर भी हमने यह एक बड़ा फैसिलिटी सेंटर बनाया है। और उस सेंटर के माध्यम से करीब करीब 500 से 700 महिलाएं ट्रेंड हुई है, नए तकनीक के साथ में साड़ियाँ बनाती है। तो जहाँ जहाँ पर ऐसे हमें चिन्हित होंगे, आप अगर उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आप भी हमें इसमें सहयोग करें और उस क्षेत्रों को हमारे को बीच में दें, तो हम वहाँ पर उसमें जिस तरीके के एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है उस तरीके के एक्सपर्टाइज को लगा करके उनके प्रोडक्ट को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार करवाएं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद कि उसने इतना अच्छा आयोजन रखा और आपसे बात करने का अवसर दिया। अभी HLBC के यहाँ निर्देशक बैठे हुए हैं, उनके यहाँ जाना हुआ, बातचीत हुई तो कुछ विषय ध्यान में आई। और अभी आपने बताया भी कि 1% जो उद्योग थे वो बंद हुए, किन्हीं कारणों से आपने पूछा भी।
तो क्या आपके विभाग की तरफ से क्या ऐसा कुछ प्रयास होता है कि वो जो उद्योग बंद होते हैं, जो उनके ओनर हैं, उनसे बात की जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिर क्या कारण है वो जिसके कारण वो बंद हुए हैं? यानी टू वे कम्युनिकेशन का कुछ माध्यम अपने आप विकसित किया क्या? सामान्य रूप से जब मैंने उस समय कहा कि जो 0.6% के करीब है और उनका स्टेटस चेंज और बहुत सारे विषय हैं, और जहाँ पर हमने बंद उद्योगों को पुनः मुख्य लाइन में लाना और चलाना, उसके लिए नीतियाँ भी बनाई है। और जब भी इस तरीके के उद्यमी का हमारे साथ इंटरेक्शन होता है, जिला व्यापार केंद्र के अंदर के माध्यम से भी हम लोग उन्हें विशेष तरीके की सुविधाएं वो पैकेज देने के लिए हमने नीतियां बना रखी है। और जब भी ऐसे विषय आते हैं तो उनको हम बराबर एक दिशा के साथ में, एक नई नीतियों के साथ में हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते जी, चैतन्य जी नमस्ते। एक प्रश्न भी है और एक सुझाव भी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इस वक्त विश्व में चाइना का आधिपत्य MSMEs, SME किसी भी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। चाइना ने रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कार्य किया है। उनके यहाँ भी PhD, जैसे भारत में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सारे लोग जो ग्रेजुएट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट PhD करना चाहते हैं। तो चाइना ने एक बड़ा सरल सा काम किया है कि PhD में सब लोग पेपर्स लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, और वो रिसर्च लिखने के बाद वो कहीं ना कहीं धूल खाती है। तो उन्होंने एक काम किया कि PhD में उन्होंने कहा एक प्रोडक्ट बनाओ, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केटिंग हो सके, जो जाकर के बिक सके और राष्ट्र के लिए भी वो काम आ सके। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बिकेगा तो ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बढ़ेगा और उसके बाद उससे अर्थव्यवस्था पे भी बेनिफिट मिलेगा, उससे समाज और सबका कल्याण होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या, और मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कार्य कर रहा है MSME को लेकर के, कैसे एग्री से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शिक्षा नीति मुझे पता है कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक होती है, NEP होती है, लेकिन क्या इस तरीके की कुछ पहल जहाँ पे पेपर टू प्रोडक्ट, उस पे अगर हम फोकस कर सकें, जहाँ पे हमारा जो शिक्षित वर्ग है जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम मूव कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम पेपर टू प्रोडक्ट की तरफ हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये मेरा प्रश्न भी है और सुझाव भी। धन्यवाद, बड़ा अच्छा सुझाव आपने दिया है। और आपके पूरी बात में चीन को जो फोकस आपने करा है, यह विसंगति हमारे भारत में रही कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उस समय यह निश्चित नहीं करा कि अगले 50 साल में भारत कहाँ होगा। यह काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है कि 75 साल के बाद में अगले 25 साल में भारत कहाँ होगा, और उसमें सीधा उन्होंने लक्ष्य दिया कि विकसित भारत होगा। तो चीन का विकास हमारे साथ में आज़ाद हुआ, 1-2 साल का अंतर हम दोनों में रहा, परंतु वहाँ पर इस तरीके के, चाहे वो साम्यवादी व्यवस्थाएं थी, परंतु इस तरीके के कुछ मुद्दों को हम देख सकते हैं कि जिसके अंदर उन्होंने, मानवीय मूल्यों की बात अलग है, परंतु आर्थिक सूचकांकों में हम देखते हैं आगे बढ़े हैं। तो ये भारत के साथ में हम कह सकते हैं कि हमारे जो नेतृत्व की दृष्टि नहीं थी, उसके कारण से हम कहीं रुके हैं। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, और उसी के अंदर हमारे मध्य प्रदेश के लिए हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जब NEP लागू हुई तो वे उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, और मध्य प्रदेश उस समय पहला राज्य था जिसने उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करा। तो यह एक हमारा नेतृत्व जो मध्य प्रदेश का भी है, वह भी एक सक्षम नेतृत्व है, और उन्होंने उसके बाद उनके पास दृष्टि भी है, और उन्होंने इसीलिए PM एक्सीलेंस कॉलेज, उनके पदभार लेते ही उन्होंने कहा हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा रहेगा कि जो PM एक्सीलेंस कॉलेज के रूप में रहेगा, जहाँ रिसर्च वर्क भी हो, क्षेत्रीय संभावनाओं के साथ में हम करें, और रिसर्च वर्क के साथ में ग्रामीण अंचलों के उत्पाद को बाजार कैसे दिखाना, बाजार के अंदर कैसे
कैसे ले जाना, और उसी क्रम में अब हमने हर जिले के अंदर स्टार्टअप्स को, नए आइडियाज़ और नए विचारों को जन्म देने के लिए हर कॉलेज के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर, वह हमारे स्टार्टअप के और हमारे रैम्प प्रोग्राम के तहत हम हर ज़िले में एक एक इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। वो हम चिन्हित कर रहे हैं कि कहीं कॉलेज में बने या कोई ITI हो वहाँ पर बने। तो यह सारे क्रम को हम लोग बराबर आगे बढ़ा रहे हैं। और जो आपने बात कही है कि पेपर टू प्रोडक्ट, यह निश्चित है जो रिसर्च वर्क होते हैं इसमें हर तरीके की आवश्यकता है। और आपने अभी पढ़ा ही होगा जो बायो फार्मा, पहली बार बायो फार्मा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित करा है कि अगला भविष्य क्या है। आज के बाद 25 साल के बाद में एंटीबायोटिक्स और इन केमिकल मेडिसिन के बाद में बायो फार्मा में जो जापान ने उन्नति करी है, अब हम लोग बड़े पीछे रहे हैं। परंतु अब मुझे लगता है जो इस तरीके के जितने भी टेक्निक्स जो अगले दुनिया के लिए नए विकसित भारत को आवश्यकता है, उसके ऊपर हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। तो चेतन सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधानसभा सत्र भी चल रहा है, उसमें से आपने हमें ऑर्गेनाइजर को समय दिया, यहाँ के लोगों को समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद इस बात का कि आपने सिर्फ ना जो इंटरेक्टिव सेशन था उसको इंटरेक्टिव बनाया, जो जनता के सवाल थे, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके सवाल थे, उनको भी लिया और उनके भी मन में जो प्रश्न थे उनका विस्तार में जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से ऑर्गेनाइजर की टीम से की तरफ से। धन्यवाद बहुत बहुत ऑर्गेनाइजर 5 जन को, बड़े अच्छे विषयों के साथ में जो आज की चर्चा रही है। आपके प्रश्न भी हमारे प्रदेश के सब प्रमुख प्रबुद्ध लोग यहाँ पर थे। मैं उनसे कहूँगा कि जब जब भी हो वे इस तरीके के विचारों को हमारे साथ में शेयर करें। और जो हम अभ्युदय मध्य प्रदेश की बात करते हैं, वह मध्य प्रदेश इस विकसित भारत के अंदर मध्य प्रदेश की एक नई भूमिका बने, इसके लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। और ऑर्गेनाइजर व 5 जन के माध्यम से जो हम स्वदेशी आंदोलन को या हमारे उत्पाद पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर कैसे बने और हमारा कंज्यूमर, हमारा उपभोक्ता हमारे उत्पाद को कैसे वापरे, इसके जो तीनों बिंदु हैं, आज आपने उद्यमियों को बुलाया है। मेरा हमेशा रहा है कि इस उत्पाद में ग्राहक, उत्पादनकर्ता और तीसरी कड़ी है व्यापारी। उन व्यापारियों को भी शिक्षित करना कि वे हमारे उत्पाद को बेच करके आर्थिक नीति को आगे बढ़ाए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन और उसके अंदर एक जागरूकता लाने में आपके माध्यम से इसके अंदर भी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की गतिविधियों से देश के समग्र विकास की नई कल्पना बनेगी। सभागार में बैठे लोगों से कहूँगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और धन्यवाद दीजिए मंत्री जी का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।